हेलो एवरीवन, मैं हूं दामिनी सिंह और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था कि फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का जो ज्योग्राफी का था पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत इजी वे में एकदम इजी वे में एकदम मस्त मक्खन की तरह मैंने आपको फिजिकल शेप पार्ट 1 जो था, मतलब फिजिकल शेप ऑफ इंडिया वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिजिकल शेप वाला पार्ट। फिजिकल शेप लेकर आई हूँ किसका? ब्राजील का। किसका लेकर आई हूँ? ब्राजील का फिजिकल शेप लेकर आई हूँ। तो ध्यान रखो, अगर इंडिया का फिजिकल शेप पढ़ लिया ना तो ब्राजील का कुछ बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि भाई ब्राजील के कंपेयर में इंडिया के कंपेयर में ब्राजील का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसको समझना है। तो फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते। देखो, हम लोग ने इंडिया के अंदर जब उसका फिजिकल शेप पढ़ा था, तो इंडिया के फिजिकल शेप में हम लोग ने क्या क्या चीज पढ़ी थी, पहले उसको देखते हैं। इंडिया के फिजिकल शेप में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हिमालयस। क्या पढ़ा था हमने? हिमालयस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हिमालयस के नीचे हमने क्या देखा था? नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया। प्लेन्स एरिया के नीचे क्या आता है? पेनिनसुला। पेनिनसुलास के बाद कॉर्नर में क्या आता है? कोस्टल प्लेन्स एरियाज। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बाद लास्ट में समुद्र के बीच में क्या आते हैं? आइलैंड्स। ये 5 चीजें पढ़ी थी। अब इसको ही रिलेट करते हुए आपको कुछ चीजें इसमें क्या पढ़नी है। देखो, इसके अंदर हम हिमालयस की जगह पढ़ेंगे एस्कार्पमेंट। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग? एस्कार्पमेंट। इसमें हिमालयस कैसे होते हैं? फोल्ड माउंटेन की तरह ये फोल्ड होते हैं, ये ऊपर से फ्लैट तरीके से होता है। एस्कार्पमेंट क्या होता है कि भाई इस तरीके से ये पूरा हाइट पे होगा, पर इसका जो टॉप एरिया होगा वो पूरा फ्लैट होगा। माउंटेन का जो टॉप एरिया रहता है थोड़ा कॉनिकल टाइप में होता है, बट इसका जो टॉप एरिया रहता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? फ्लैट होता है, और इसकी हाइट हिमालयस के कंपेयर में थोड़ी छोटी होती है। और यहाँ पे प्लेन्स एरिया एज यूजुअल आप प्लेन्स एरिया ही पढ़ोगे। फिर आप आते हैं पेनिनसुलास। पेनिनसुलास के वर्ड की जगह आप पढ़ोगे हाईलैंड्स। दोनों का मतलब सेम हो जाता है। पेनिनसुला में क्या पढ़ा था हमने? प्लेट्यूज। पेनिनसुलास में क्या थे? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मल एरिया से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें पेनिनसुला की जगह आप देखोगे हाईलैंड, बाकी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड एज इट इज एज यूजुअल सेम आपको देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं भी जानती हूँ इसी चैप्टर को लेके सबको टेंशन बहुत ज्यादा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, हाईलैंड्स पढ़ेंगे किसकी जगह? प्लेट्यूज की जगह। हिमालयस की जगह क्या पढ़ रहे? एस्कार्पमेंट। कोस्टल रीजन एज यूजुअल हमने पढ़ा था, प्लेन्स भी पढ़ा था, और आइलैंड। ये 3 चीजें सेम है, खाली 2 वर्ड चेंज हुए। अब हाईलैंड्स देखते हैं। The southern Brazil is occupied by the extensive plateau, and it is differently described as a Brazilian highland, Brazilian shield, and Brazilian plateau. Brazilian and Guala highland together form the core of South American continent. क्या उसने बोला है? ये वाले मैप पे आप ध्यान दो। वो बोलता है कि अगर हम इसके साउथ पार्ट से देखते हैं, अरे सॉरी, ये हो गया इसका नॉर्थ पार्ट। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि साउदर्न ब्राजील, अगर हम ये साउदर्न ब्राजील का ये जो पूरा एरिया देखते हैं, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इस पे क्या दिख रहे हैं हमको? हाईलैंड्स। क्या दिख रहे हैं? पूरे के पूरे हाईलैंड। नॉर्थ टू साउथ पूरा वही चीज दिख रहा है। एंड सेकेंडली, ये जो एरिया है, जो साउथ के अंदर ये जो एरिया है, इसको ब्राजीलियन हाईलैंड बोलते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड के 3 और भी नाम है। ब्राजीलियन हाईलैंड का और नाम दिया ब्राजीलियन शील्ड एंड ब्राजीलियन प्लेट्यूज। मैंने क्या बोला? प्लेट्यूज का भी मतलब ये कि नॉर्मल लैंड से ऊपर, एंड हाईलैंड्स का मतलब भी नॉर्मल लैंड से ऊपर। तो फर्स्ट चीज क्या कि हम इसके ब्राजील के साउथ साइड में सबसे ज्यादा हाईलैंड्स है, और साउथ साइड में आने के बाद ब्राजीलियन हाईलैंड जो है उसके 3 नाम है, ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड ब्राजीलियन प्लेट्यूज। ठीक है, 2 सबसे बड़े हाईलैंड्स कौन से? वो सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो मैप के अंदर जो 2 सबसे बड़े हाईलैंड्स आपको दिख रहे हैं, वो एक तो हो गया ये ब्राजीलियन हाईलैंड, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है गुआना हाईलैंड्स। तो ये बोलता है कि भाई ब्राजील कौन से, जैसे इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, तो ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ब्राजील आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे आता है? साउथ अमेरिकन। हमारी बॉडी के अंदर होता है ना कि भाई अगर हार्ट नहीं रहेगा, ब्रेन नहीं रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा, फिर हम नहीं काम कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुआना हाईलैंड्स की बात करते हैं, तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड गुआना हाईलैंड्स जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब पूरा ब्राजील ही वहां पे आता है। बट ये दोनों हाईलैंड्स इसके बहुत बड़े कोर मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से बहुत, जैसे हार्ट बहुत बड़ा कोर पार्ट है हमारे ऑर्गन बॉडी का, वैसे ही इसके कोर पार्ट है। ठीक है,
The main part of Guiana Island is in Venezuela and it is extended upward up to the French Guiana. Brazil it covers the state of Roraima, Para, Amapá in the north. अब गुआना हाइलैंड्स की बात करते हैं तो अगर हम गुआना हाइलैंड्स में ये बोल रहे हैं कि अगर गुआना हाइलैंड्स में आप देखोगे तो गुआना हाइलैंड्स कहां तक स्प्रेड है, दिख रहा है यहाँ पे वेनेजुला से लेके फ्रेंच गुआना, गुआना आइलैंड दिख रहा है, वेनेजुला, गुआना, सुरिनेम, फ्रेंच गुआना, ये सब क्या हो गए इसके मेन पार्ट्स हो गए कि ये स्प्रेड है गुआना आइलैंड वेनेजुला से लेके फ्रेंच गुआना तक पूरा का पूरा स्प्रेड है। और इसके अंदर जो इसके मेन स्टेट्स के नाम जो है रोरमिया, पारा, अमप्पा, ये सब उसके नॉर्थ के साइड के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राजील बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील इज पिको दी नेबेलिना एंड 3014 मीटर एंड लेस। अभी पिको दी नेबेलिना जो है ना वो देखो ये वेनेजुला का जो एरिया है, ये वेनेजुला और यहाँ पे ये दिख रहा है नेबेलिना पिका, ये वहां पे यहाँ पे, तो उसने क्या बोला कि ब्राजील के अंदर, ब्राजील और वेनेजुला के बीच में, मतलब ये पार्ट आ गया मेरा ब्राजील का और ये रहा वेनेजुला, वेनेजुला और ब्राजील के बीच में एक सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है नेबेलिना पिक और इसकी हाइट है 3014 मीटर। क्या बोला मैंने, वेनेजुला ब्राजील के बीच में एक आता है जिसका नाम है नेबेलिना पिक और नेबेलिना पिक की हाइट है 3014 मीटर। इतना समझा, क्या समझे कि भाई साउथ साइड पे इसके बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड का नाम है ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन प्लेट्यू। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो गुआना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुआना हाईलैंड जो है वेनेजुला से लेके फ्रेंच गुआना तक फैला हुआ है। वेनेजुला और ब्राजील के बीच में एक सबसे हाईएस्ट पिक आता है जिसको नाम दिया नेबेलिना पिक और उसकी हाइट है 3014 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। The region to the east and south of Brazilian highland have an altitude of more than 1000 मीटर। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड ये रहा ईस्ट और साउथ के बीच में आते हैं, ये ईस्ट एंड साउथ के बीच में आते हैं, इसकी हाइट है कुछ 1000 मीटर तक। ठीक है, बट इन द अदर पार्ट ऑफ एल्टीट्यूड, अगर हम बाकी की जगह पे जाएंगे तो उसका पार्ट का एल्टीट्यूड कितना है 500 to 1000। क्या बोला, ईस्ट से साउथ के बीच में जितने हाईलैंड्स है उसकी हाइट है 1000 मीटर और बाकी की जो हाईलैंड्स है उसकी हाइट 500 से 1000 मीटर के बीच में। आगे मैं समझ में इतना दो ही चीजें देखो, ईस्ट से साउथ के ब्राजीलियन हाईलैंड्स की हाइट 1000 मीटर और बाकी का 500 से 1000 मीटर के बीच में अलग अलग रेंजेस है। The highland gradually slope toward the north and slope not very steep। और ये जो हाईलैंड्स है ये थोड़ा सा नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये इस तरीके से क्या है, थोड़ा बैंड किया हुआ है, स्टीप है। The tributaries Amazon flowing through this region make the rapid waterfalls। और क्या होता है जब अमेज़न, देखो ब्राजील में क्या है ना कि ज्यादातर जो रिवर फ्लो करता है वो साउथ से नॉर्थ में करता है, इंडिया में क्या था नॉर्थ से साउथ था, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है ज्यादातर, मैं बोलूँ सारे नहीं, कुछ कुछ है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आते, पर ज्यादातर जो फ्लो करता है वो कैसे जाता है साउथ से नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो स्टीप होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जब पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या देखने मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाटरफॉल्स। Toward the north, the slope steep, not abrupt। Abrupt मतलब आड़ा टेढ़ा नहीं है। Number of rivers take off the terminal portion of highlands and flow toward the northward to meet the Atlantic Ocean। बहुत सारे रिवर्स है जो अलग अलग जगह से इस तरीके से फ्लो करके लास्ट में हो जाकर नॉर्थ के अटलांटिक ओशन में ही मिलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का हाईलैंड्स का पार्ट। क्या पढ़ा हाईलैंड्स में, ब्राजीलियन आइलैंड साउथ साइड पे सबसे बड़ा है, ब्राजीलियन आइलैंड का दूसरे नाम पढ़े ब्राजीलियन सील एंड ब्राजीलियन प्लेट्यूज। उसके बाद पढ़ा कि भाई ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर है। गुआना हाईलैंड जो है वेनेजुला से लेके फ्रेंच गुआना तक फैला हुआ है। वेनेजुला और ब्राजील के बीच में सबसे हाईएस्ट पीक आता है जिसका नाम है पिको दे नेबेलिना जिसकी हाइट है 3014 मीटर। साउथ ईस्ट के साइड पे जितने भी हाईलैंड्स आते हैं उसकी हाइट लगभग 1000 मीटर है। उसके अलावा जितने बाकी के हाईलैंड्स है उसकी एल्टीट्यूड अगर हाइट की बात करें तो 500 से 1000 मीटर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। Some major river like Uruguay, Paraguay and Paraná originate from the southern slope of the highlands and enter the Argentina। वो क्या बोले कि उरुग्वेन ये जो है ये ऐसे है जो इस साइड स्लोप करते हुए साउथ के अटलांटिक ओशन में आकर ये यहाँ से ये फ्लो करते हुए आकर मिलते कहाँ पे, अर्जेंटीना में। एंड टुवर्ड द ईस्ट इज सिवन अपीयर फॉर्म ऑफ द एस्कार्पमेंट। और अगर हम यहाँ पे ईस्ट का ये जो पार्ट देखेंगे इसके अंदर हमको बहुत सारे क्या दिखेंगे, एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट मैंने क्या बोला था
कि वो इस तरीके से हाईएस्ट होता है, मतलब ये माउंटेन की तरह ऊंचा होता है, बट इसका जो अपर पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, और माउंटेन का अपर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक का ये पॉइंट। अभी आप लोगों का जो हाईलैंड्स का पॉइंट है, होप सो क्लियर हो गया होगा। हाईलैंड्स के अंदर क्या क्या, 4 ही 5 पॉइंट याद करो, ब्राजीलियन आइलैंड, गुआना आइलैंड, वेनेजुला, फ्रेंच गुआना, फिर उसके बाद ब्राजील, वेनेजुला एंड ब्राजीलियन के बीच में पिको दे नेबेलिना, 1000 मीटर, 500 टू 1000 मीटर तक, बस इससे ज्यादा आपको कुछ देखना नहीं। अब आते हैं एस्कार्पमेंट के ऊपर। अब देखो एस्कार्पमेंट में उसने क्या बोला, एस्कार्पमेंट बोलता है दो इट ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ द स्लोप एंड इफेक्ट इज क्लाइमेटिक मेक इट सेपरेट फिजियोग्राफी रीजन, द ईस्टर्न साइड ऑफ आइलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। अब देखो जरा ना ये वाला डायग्राम देखो, तब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेगा कि मिस क्या बोलना चाहती है। देखो एस्कार्पमेंट से होता क्या, ध्यान से समझो। आप समझो कि ये जो एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा सा एस्कार्पमेंट आ गया, ठीक है, ये जो एरियाज है यहाँ पे एस्कार्पमेंट। अब यहाँ से जब विंड फ्लो करेगा, साउथ से विंड फ्लो करेगा, जब ये विंड फ्लो करके जाएगा तो समझो रिवर है, रिवर में से क्लाउड बनेगा, ये क्लाउड ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मैं यहाँ पे इससे अच्छा आपको ये यहाँ पे बता देती हूँ कि समझो यहाँ पे इस तरीके से एस्कार्पमेंट्स एरियाज है, ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे ओशंस एरियाज है। अब जो ये ओशंस एरिया है, यहाँ पे क्या है, इसका सन है पूरा का पूरा। अब ओशन एरियाज की वजह से सन जो है, सन का रेज इधर आ रहा है, इसमें से वेपर निकल रहा है, जब वेपर निकलेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड्स, वो क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही क्लाउड्स ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड्स आ गए, ठीक है, ये क्लाउड्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये क्लाउड्स के अंदर बार बार मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है, क्लाउड्स यहाँ पे ट्रैवल किया, अब यहाँ पे आके ये अटक जाएगा, जब यहाँ पे रुक जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन चेंज। और जब भी हम अपना डायरेक्शन, गाड़ी चलाते समय डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं, तो जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करने जाएगा तो यहाँ पे इसका मॉइस्चर ज्यादा रिलीज हो जाएगा, मतलब इसने अपने अंदर जितना भर के रखा था वेपर वो छूट जाएगा इससे, क्योंकि हैवी हो जाता है चेंज करने के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। फिर यही क्लाउड यहाँ पे ट्रैवल करते हुए, फिर यहाँ पे इसके कंपेयर में बारिश थोड़ी सी कम, और ये क्लाउड जब इधर जाएगा तो इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो चुका है, इसने अपने अंदर जितना वेपर भरा था ये जगह पे बारिश करके इसके अंदर का मॉइस्चर खत्म, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश होगी नहीं, मतलब यहाँ पे बारिश ज्यादा, यहाँ पे मीडियम, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो जो ये एरिया जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। और जहां पे ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। क्या बोलते हैं इसको, रेन शैडो एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब बीच में अगर पहाड़ आ गया और क्लाउड ऐसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर अटका, तो उसको ऊपर बढ़ना पड़ेगा, जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या करेगा, मॉइस्चर रिलीज कर देगा, मतलब अपने सारे वेपर को छोड़ देगा बारिश में। अब क्लाउड में से आधा मॉइस्चर निकल गया, फिर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेगा, बारिश इधर, आगे जाते जाते तो पूरा का पूरा मॉइस्चर क्या हो चुका रहेगा, खत्म, तो कोई बात ही नहीं बचती है उसके अंदर। तो एक एरिया में, और ये हमेशा होगा ना, कभी ऐसा तो नहीं कि नया, ये रोज यही सीन चलेगा, और यही सीन चलते समय एक जगह पे बारिश बिल्कुल नहीं और एक जगह पे अच्छी खारिश सी बारिश, तो जहां कभी बारिश नहीं होगी वहां सूखा पड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। देखो आगे, तो इसमें ये बोला है कि इसके ईस्ट साइड जो है वहां पे बहुत सारे एस्कार्पमेंट है, और ये एस्कार्पमेंट आने की वजह से ईस्ट के एरिया में हर जगह का टेम्परेचर, हर जगह का क्लाइमेट क्या है, बहुत डेमोक्रेटेड है, अलग है। और इसकी बात करें, ये एस्कार्पमेंट यहाँ पे जितने हैं उनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 790 मीटर। सब रीजन हाइट डिक्रीज ग्रेजुअली, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह जब ऊपर जाते हैं तो वहां का जो एस्कार्पमेंट उसकी हाइट क्या हो गई है, थोड़ी कम। एस्कार्पमेंट वेरी स्टीप फ्रॉम साउ पोलो टू पोर्टो एलिग्रे। अभी क्या बोले कि जैसे साउ पोलो से हम लोग पोर्टो एलिग्रे की तरफ जाते तो उसकी जो साइज है वो क्या हो जा रही है, थोड़ी कम हो जा रही है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड, अब नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या, ये हो गया नॉर्थ का पार्ट, यहाँ पे आ गया नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या एरिया है, रेड, मतलब अगर मैं इस साइड से जा रही हूँ तो नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ ईस्ट का पार्ट, तो रेड शेडो एरिया
और जो नॉर्थ ऑफ दिस एरिया, मतलब अगर पूरे नॉर्थ में आती हूँ, एग्जैक्ट नॉर्थ में जब पहुंच जाऊंगी तो पूरा का पूरा क्या है, ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। आ गया समझ में कि नॉर्थन ईस्टर्न एरिया जब ये यहाँ से ट्रैवल करता है तो नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में जब आता है तो वहां पे रेन शेडो एरिया, मतलब बारिश ज्यादा होती है, और इसके एग्जैक्ट नॉर्थ में जाती हूँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। तो एस्कार्पमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाईलैंड्स एंड एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट में क्या दिखना है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा एस्कार्पमेंट होने की वजह से इसका जो एस्कार्पमेंट की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये ईस्टर्न साइड में होने की वजह से इस साइड का क्लाइमेट अलग होता है। तो अगर मैं नॉर्थन ईस्टर्न की बात करूँ तो वो रेन शेडो एरिया, पर नॉर्थ का पार्ट पूरे सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, सिर्फ नॉर्थ की बात करूँ, नॉर्थन ईस्टर्न किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। अब नॉर्थन ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो सुनो यहाँ पे क्या होता है। नॉर्थन ईस्टर्न का मतलब होता है कि ये लाइन है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। अगर इसी लाइन के अंदर मैं इस तरीके से ये जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलूंगी, नॉर्थ, सॉरी इसको क्या बोलूंगी, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। और ये जो बीच का पार्ट हो गया ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई रेड शेडो एरियाज है, और ऊपर की तरह जाएंगे तो डॉट क्वाड्रिलेटरल है, मतलब बिल्कुल भी बारिश होती नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आप लोग का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल क्या है, ब्राजील हैज अ कोस्टलाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे इंडिया के बराबर का ही है। एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न कोस्टल एरिया, मतलब ये नॉर्दर्न कोस्टल एरिया पूरा, और ये ईस्टर्न, मतलब ये ऊपर का नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरिया। नॉर्थ कोस्ट जो है अमप्पा प्रोविंस है, नॉर्थ बियॉन्ड द ग्रांडे ईस्ट तक, एंड दिस कॉल्ड विद द नॉर्थ अटलांटिक। अगर इसकी बात करें, नॉर्दर्न कोस्टल की बात करें तो ये अमप्पा से लेके रियो दी ग्रांडे तक फैला हुआ है, और इसी कोस्टल एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, मतलब ये नॉर्थ का साइड है तो उसको नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट बोलते हैं। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्ट जो है, अब देखो इधर नॉर्थ से आएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ बैंड होगा, साउथ ना, तो ये ईस्ट से कहा की तरफ गया हुआ है, साउथ। नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेनी रिवर इंक्लूडिंग अमेज़न, और नॉर्थ के अंदर अमेज़न जैसे बड़े बड़े रिवर्स आते हैं, और ये लो लाइंग एरियाज है। एंड कोस्टल मराजो आइलैंड है, मर्जो साउ मैर्क्यूज, मर्जो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर अमेज़न एंड टॉक्टेलिस। अगर हम मर्जो की बात करते हैं, दिख रहा है मर्जो आइलैंड, मर्जो आइलैंड है जो ये टॉक्टेलिस, यहाँ पे दिख रहा है टॉक्टेलिस, और इसके बीच में ये सबसे बड़ा आइलैंड है, नॉर्थ साइड की बात करें नॉर्थ में है ये। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। देखो यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको समझेगा, देखो ये दिख रहा है कि हम जैसे इसके ईस्टर्न साइड में आते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो ये देखो कितने छोटे छोटे रिवर्स है जो इसमें आके क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। तो यही बोला कि जैसे वो ईस्टर्न साइड पे आता है बहुत सारे ऐसे रिवर्स होते हैं जो उसमें क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट आकर हो जाते हैं, एंड मीट्स द अटलांटिक ओशन इन साओ फ्रांसिस्को। और ये आकर कहाँ पे मिलते हैं, साओ फ्रांसिस्को के रिवर्स में आकर उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। The number of beaches and sand dunes complexes, the Brazilian coast is protected in some areas in the coral reefs. अब ये क्या बोल रहा है कि बहुत से ऐसे बीचेस है ब्राजीलियन कोस्ट में, बहुत से ऐसे बीचेस है जिसमें कोरल रीफ्स क्या होता है पता है, अगर आप ओशन के अंदर जाओगे ना वहां पे ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर देखा होगा वीडियोस में, अंदर की तरफ बहुत ज्यादा फिश ऐसे घूमते हैं। रीफ्स मतलब क्या होता है कि वो फ्लावर्स और पॉट्स की तरह अंदर बना हुआ है तो उसको रीफ्स बोलते हैं। एटोल आइलैंड जो था मैंने ऑलरेडी बता दिया, एटोल आइलैंड क्या होता है कि एक सर्कल रिंग की तरह लैंड रहता है, उसके बीच में भी वाटर और आसपास भी क्या रहता है, पानी रहता है। तो यहाँ पे आपका जो कोस्टल एरिया का कॉन्सेप्ट है वो भी होता है कंप्लीट। होप सो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन देखो ये ना साउथ फ्रांसिस्को, तो जितने भी रिवर्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, साउथ फ्रांसिस्को में आकर पूरी तरीके से मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्लेन्स एरियाज। अभी आपका प्लेन्स एरियाज क्या बोलते हैं देखो, द ब्राजील आर द कन्फाइंड इन टू मेन प्लेन्स एरिया, अमेज़न बेसिन में नॉर्थ की तरफ आते तो पैराग्वा एंड पैराना। अभी पैराग्वा और पैराना ये रिवर्स का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पैराग्वा एंड
पैरेना। ये क्या बोलते हैं कि ये रिवर का डिपोजिशनल वर्क होता है। मैं डिपोजिशनल नहीं समझाऊंगी, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पानी के साथ सेडिमेंट्स आते हैं, डिपॉजिट होते हैं उसको। डिपोजिशनल बनने की वजह से साउथ वेस्ट में, ये रहा ना साउथ, तो अगर ये साउथ वेस्ट में हम देखते हैं, ये हो गया वेस्ट का साइड और ये गया साउथ, तो साउथ वेस्ट का ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको हाईलैंड्स मिलेंगे। एंड लार्जेस्ट प्लेन्स ऑफ ब्राजील, अमेज़न प्लेन्स lying in the northern part generally slope toward the east। अमेज़न बेसिन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट पे आता है और नॉर्दर्न साइड से वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ क्या किया हुआ है, बैंड है। और अगर अमेज़न बेसिन की बात करें तो ये वेस्ट में 1300 किलोमीटर है, जो कि ईस्ट की तरफ दिया है। मिनिमम वेयर द गुआना हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड कम क्लोजर, और ये पार्ट आता है जहां से गुआना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड जो रहता है वो एक साथ मिलते हैं। These are the mostly width of plain. These are the mostly forested area, largely accessible due to frequent flooding and dense undergrowth। क्या बोला इसमें कि ये जो एरियाज है, ये एक ऐसे एरियाज है जहां पे गुआना आइलैंड ब्राजीलियन आइलैंड जहां मिल रहे हैं, उस एरिया के अंदर कंटिन्यू फ्लड आता रहता है। और कंटिन्यू वहां पे फ्लड आने की वजह से बहुत फॉरेस्ट है, वहां पे पॉपुलेशन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है। मतलब वहां पे रेन की वजह से बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज दिखते हैं, साथ में बारिश की वजह से वहां पे कंटिन्यू क्या रहता है, फ्लड्स। द अदर प्लेन्स इन ब्राजील आर लोकेटेड इन साउदर्न वेस्टर्न पार्ट, और बाकी की प्लान करें तो साउथ के वेस्ट पार्ट में भी बहुत सारे ब्राजीलियन पार्ट्स है। Paraguay and Paraná river, the source of Paraguay slope toward the south, while source of Paraná slope toward the southwest। अभी ध्यान से सुनो, पैराग्वे जो है वो जब चलता है तो वो सीधा चलता है, वो साउथ से सीधा चल रहा है। बट सेम टाइम पे अगर हम लोग पैरेलल स्लोप्स की बात करें तो वो साउथ से होते हुए किस साइड पे जाता है, साउथ वेस्ट। सिंपल क्या रखना है, ना पैरेना, ना मतलब क्या कि वो सीधा चलता नहीं है, कहा जाता है साउथ से वेस्ट। पेरुविया की बात करती हूँ तो वो क्या चलता है, सीधा चलता है। किधर चलता है, सीधा वो साउथ की तरफ चलता है। फिर आता है सबसे लार्जेस्ट, अब ये डायग्राम आप देखो, इसके अंदर आपको एक नाम दिखेगा क्लियरली। अब नाम क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पेंटेलन, पेंटेलन ध्यान से देखो, अगर आप पेंटेलन देखते हो, ये रहा पेंटेलन, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड बोला जाता है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, गीली जमीन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गीला रहता है, हमेशा जमीन जो है फ्लैट और ड्राई लैंड नहीं रहता, वेटलैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वैम्पी एंड मार्शेस, स्वैम्पी एंड मार्शेस मतलब कीचड़ ज्यादा मिलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम बाकी, पेंटेलन इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे आता है, साउथ वेस्ट। ये रहा ना पेंटेलन, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथर्न वेस्ट बोलते हैं। And it region of the swamps and marshes in the northwest of Mato Grosso do Sul। और इसी रीजन की वजह से अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में जो मोटो, इसके अंदर दिखेगा वो एक स्टेट है उसका, मोटो ग्रेसिया करके जो जगह है, वहां पे बहुत ही ज्यादा आपको स्वैम्पी एरियाज दिखेंगे, मार्शेस। एंड ग्रोसो ब्राजील इज एक्सटेंडेड इनटू अर्जेंटीना, और ये जो है यहाँ से पेंटेलन, यहाँ से लेके इसका इफेक्ट कहाँ तक दिखता है, अर्जेंटीना के अंदर दिखता है। तो इसके अंदर प्लेन्स एरियाज के अंदर इतना ही करना है। प्लेन्स एरियाज हमको क्या देखना था कि भाई ब्राजीलियन के पार्ट में बात करते हैं तो साउथ साइड पे पैराग्वे पैरेना की रिवर की वजह से डिपोजिशन हुआ है। पैराग्वे पैरेना की डिपोजिशन की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा प्लेन्स एरिया आता है। सेकंड बात करते हैं तो ये ईस्टवर्ड उसकी हाइट को बताया कि एक जो है 240 मीटर तक है ब्राजीलियन हाईलैंड्स का। फिर नेक्स्ट एरिया पार्ट में आते हैं तो पैराग्वे पैरेना में बात करते हैं। पैराग्वे सीधा सीधा साउथ में चलता है, पेंटेलन सीधा चलता नहीं है, वो साउथ में चलता चलता किधर घूम जा रहा है, वेस्ट में घूम जा रहा है। लास्ट में पढ़ते हैं पेंटेलन। पेंटेलन क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया। उसका इफेक्ट जो रहता है कि जैसे हम नॉर्थ वेस्ट की साइड पे जाते हैं वहां पे हमको दिखेगा कि स्वैम्पी एरियाज है, और इसका इफेक्ट अर्जेंटीना तक दिखता है। तो आपके इसके 4 टॉपिक जो थे ब्राजीलियन फिजियोग्राफी के, वो भी होते हैं खत्म। अब आज का लास्ट टॉपिक है हमारा आइलैंड। अगेन इंडिया के आइलैंड में क्या देखा था, 2 चीज, वेस्ट ईस्ट। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में लक्षद्वीप, ईस्ट में लक्षद्वीप के साथ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप एटॉल आइलैंड, निकोबार एटॉल आइलैंड, अंडमान लगातार आग फेंकता है, एक्टिव वॉल्केनो। अब इसके अंदर आइलैंड क्या बोला है, बिसाइड द मेनलैंड सम आइलैंड आल्सो इंक्लूड। मेनलैंड क्या, ये जो मेनलैंड होता है उसको बोलते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के आइलैंड्स होते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। एक होता है कोस्टल आइलैंड्स, एक होता है मरीन आइलैंड्स। अब कोस्टल आइलैंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोस्टल आइलैंड जो हम लोग ने लक्षद्वीप के आसपास की जो एरिया देखी थी,
उसको हम मरीन आइलैंड्स बोलते हैं। वो क्या है हमारा मरीन आइलैंड्स है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये आइलैंड्स देखते हो तो देखो यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा है बरजाओ आइलैंड, फिर आपको ये फेरेंडो दिख रहा है, सेंटा, साउ, ग्रैंडी, ये सब जो आइलैंड है ये आपको दिख रहा नहीं है कहाँ पे है? जो ये हमारा कॉर्नर का पार्ट मैंने क्या बोला था, कोस्टल एरियाज होता है, मतलब समुद्र के पास की जो जमीन है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये कोस्टल एरिया के पास में जो बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल आइलैंड। क्या बोलते हैं उसको? कोस्टल आइलैंड। मतलब वो पानी के बीच में नहीं, ओशन के बीच में नहीं, कोस्टल के कॉर्नर पे बना हुआ है। मरीन आइलैंड जैसे ये है, ये क्या दिख रहा है, ये कोस्टल के आसपास है क्या? नहीं, ये पूरे समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड बना हुआ है। जैसे हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार क्या है, मरीन आइलैंड है, जो पूरा मरीन के बीच में एक लैंड बना हुआ, तो उसको बोलते हैं मरीन आइलैंड। इंडिया के अंदर कोस्टल आइलैंड्स नहीं दिखेंगे। तो ब्राजील के अंदर सबसे बड़ी वैरायटी होती है कि दो टाइप के आइलैंड्स होते हैं, कोस्टल, मरीन। कोस्टल आइलैंड जो कोस्टल के कॉर्नर साइड पे बनते हैं उसको, मरीन आइलैंड जो पूरे समुद्र के बीच में बनते हैं। मरीन आइलैंड वेर अ पार्ट ऑफ मेनलैंड। मरीन आइलैंड क्या होता है? जो मेनलैंड का पार्ट होता है। देयर आर मोर देन 300 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड अटलांटिक ओशन। दिस आइलैंड आर रॉकी। मरीन आइलैंड्स कैसा बोला कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, मतलब एकदम ऐसा नहीं तो फ्लैट लैंड नहीं होता है, वहां पे रॉकीज, रॉक्स मतलब क्या, पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड सबमर्ज्ड माउंटेन, सबमर्ज्ड मतलब वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ है, ऊपर की तरफ दिखता नहीं है। द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर द कोरल एंड एटॉल्स। अब क्या बोला कि साउथ अटलांटिक ओशन, मतलब साउथ के साथ में जो ओशन है वो कैसा है? एटॉल। एटॉल का मैंने क्या बताया था? सिंपल लॉजिक। एटॉल का सिंपल लॉजिक ये होता है कि इस साइड वाटर, फिर उसके बाद बीच में ये लैंड, और लैंड के बाद वापस से अगर मैं बीच में देखूं तो इधर बीच में क्या? पानी। मतलब एक रिंग की तरह बना हुआ रहता है, बीच में पानी और साइड में पानी। तो यहाँ पे हमारा आज का सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील भी होता है कंप्लीट। मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डन, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील डन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हमारा जो ड्रेनेज पार्ट है दोनों, क्योंकि देखो इसके अंदर है पैरुगिया, पैरेना, अमेजोन, आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब ड्रेनेज में यही आने वाला है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गंगा, यही सब पढ़ना है। तो वो शॉर्ट शॉर्ट में हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल शेप में बहुत हद तक हमारा ड्रेनेज पार्ट हो गया। तो अब लास्ट पार्ट के साथ हम खत्म करेंगे अपना ड्रेनेज और ये चैप्टर, और बहुत ही इजी विथ मैप आपको ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। तो अब मेहनत करना स्टार्ट करो, कुछ भी डाउट हो कमेंट्स करो, और वीडियोस को और भी दोस्तों के साथ शेयर करो। सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, और साथ साथ में यूनिक ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब